नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर सोल प्रोप्राइटर से। और इस चैप्टर के फाइनल अकाउंट के एग्जाम्पल में आज के सेशन में हम लोग हमारे पैम्पलेट का नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट को रख ले और मेरे साथ साथ ये सभी ट्रायल बैलेंस की चीजों को समझ के बाइफरकेशन को पैम्पलेट्स में अपनी पेंसिल से लिखना है। देखो यहां पे क्या कहा है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। दो चीजें दी है आपको, एक ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पंकज एज ऑन 31 मार्च 2015। तो हमें पहले यहां पे देखो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस के नीचे ये सब एडजस्टमेंट्स हमें दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले ये ट्रायल बैलेंस की जो भी चीजें हैं उसका बाइफरकेशन करना है। तो देखो सबसे पहले दिया है कैपिटल एंड ड्राइंग और दोनों अमाउंट एक साथ है। तो आप लोगों को पता है कि जो कैपिटल होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है वो कैपिटल है और जो डेबिट साइड पे दिया है वो है ड्राइंग। तो ड्राइंग जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में से माइनस होता है, जबकि कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होता है। उसके बाद परचेज एंड सेल्स। तो जो डेबिट अमाउंट है वो परचेज की होती है, जो क्रेडिट अमाउंट होती है वो सेल्स की होती है। तो यहां पे परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड और सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद परचेस रिटर्न, देखो एक ही दिया है। अगर गुड्स रिटर्न लिखा होता तो हमें डिसाइड करना पड़ता कि कौन सा परचेस रिटर्न है कौन सा सेल्स रिटर्न है। तो याद रखना कि जो डेबिट बैलेंस दिया हो गुड्स रिटर्न में वो सेल्स रिटर्न होता है और क्रेडिट बैलेंस हो वो परचेस रिटर्न होता है। और यहां पे हमें परचेस रिटर्न लिख के ही दे दिया है, मतलब ये तो परचेस रिटर्न ही है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस फ्रॉम परचेस होता है, जबकि ये जो सेल्स रिटर्न हमें दिया है ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जहां पे सेल्स लिखा होता है उसमें से माइनस करते हैं। उसके बाद देखो स्टॉक और ब्रैकेट में डेट देखो 1 अप्रैल 2014। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2015 को और ये 1 अप्रैल 2014 है, मतलब कि ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। ये ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक के लिए ये डेट दी है। ये डेट देख के हमें पता चलेगा कि ये ओपनिंग स्टॉक है। अगर यहाँ पे 31 मार्च 2015 लिखा होता तो इसका मतलब कि ये क्लोजिंग स्टॉक होता। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होता तो सिर्फ एक ही इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड। बट यहां पर तो 1 अप्रैल 2014 है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। देन कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखो आप लोगों को जो बाइफरकेशन 50 चीजों का मैंने आपको समझाया है, जिसका भी वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, वो बार बार देखते रहना है ताकि आपको ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी अच्छे से आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट ही रहे। देखो नेक्स्ट है वेजेस। तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड है मतलब ये इनकम हो गई, इनकम है तो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो इनकम तो पी एंड एल क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड, इनकम है तो पी एंड एल क्रेडिट। 10% बैंक लोन, मतलब कि हमने बैंक में से लोन ली है, तो ये लोन ली है ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो यहाँ पे एल मींस लायबिलिटी। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 10% दिया है ना, इसका मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट का कोई ना कोई पॉइंट होगा ही। या तो हमें ट्रायल बैलेंस में बताया होगा या तो एडजस्टमेंट में कहा होगा, और अगर कुछ ना कहा हो तो हमें हिडन एडजस्टमेंट इसको समझना होगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 10% के हिसाब से हमने बैंक में से लोन ली है तो वो 10% इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। देखते हैं आगे एग्जांपल के अंदर इस चीज के रिलेटेड क्या आता है।
पर ये चीज आप अभी ध्यान पे रखोगे तो ये लोन लायबिलिटी साइड पे। सिमिलरली बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी, अगर बिल्स रिसीवेबल होते तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड पे आते, जो कि अभी नीचे आएगा ही। उसके बाद है देखो डेटर्स, तो डेटर्स हमारे लिए असेट है तो बैलेंस शीट असेट। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, तो वो भी बैलेंस शीट में असेट साइड पे। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए तो उसके बाद आगे देखते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पे करना बाकी है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस है हमारे लिए, तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, तो ये भी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी ये हमारे लिए असेट है, तो बैलेंस शीट असेट। सिमिलरली बिल्डिंग भी असेट, फर्नीचर भी असेट है हमारे लिए। उसके बाद रेंट, रेंट में देखो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है ये चेक करना है, क्योंकि रेंट पेड भी हो सकता है, रेंट रिसीव्ड भी हो सकता है। तो यहां पे जो अमाउंट है ये हमें डेबिट साइड पे दी है, मतलब ये एक्सपेंस है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। देन इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर, इंपॉर्टेंट है, देखो इन्वेस्टमेंट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट ये हमारे लिए असेट होती है, तो ये आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे। एंड बैंक लोन इंटरेस्ट, हमने आगे बैंक लोन ली थी ना, देखो यहाँ पे मैंने स्टार टिक मार्क करवाया था, ये रहा, उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो कि हमें पे करना होगा, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक मार्क इसलिए करना है क्योंकि बैंक लोन देखो, बैंक लोन की अमाउंट है 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख के 10%, वो कितने होंगे हमें वो देखना है, तो 3 लाख इंटू 10, कैलकुलेटर पे देखना सब लोग, परसेंट 30,000 हुए, मतलब 30,000 का इंटरेस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे देखो 30,000 ही इंटरेस्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम अमाउंट है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 10% के डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट है, तो 1,50,000 के 10% यानी कि 15,000 रुपीज का हमें इंटरेस्ट ये डिबेंचर के ऊपर मिला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस में ये रहा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर 15,000 दिया हुआ है, और 1,50,000 के 10% भी एग्जैक्ट 15,000 ही होते हैं, मतलब सेम अमाउंट है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये अमाउंट 15,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, और ये 10% के हिसाब से बैंक लोन का इंटरेस्ट 30,000 जो दिया है वो एज इट इज हमें लिख देना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो बाइफर्केशन है ट्रायल बैलेंस का वो पूरा खत्म हुआ। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये ट्रायल बैलेंस के बाद आप एग्जांपल में देखोगे तो उसके नीचे ही ये अलग अलग 9 एडजस्टमेंट्स दिए हैं। अब प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल के अंदर टेस्ट में या एग्जाम में 9 एडजस्टमेंट नहीं दे देंगे, 4 या 5 एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है, बट ये प्रैक्टिस के लिए इसलिए 9 एडजस्टमेंट है। तो अब मैं आपको सारे के सारे एडजस्टमेंट के वर्किंग करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को भी आपकी नोटबुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 का टाइटल दे देना है, और पहले हम टेबल बनाने की जगह पे पहले ये एडजस्टमेंट के वर्किंग जो है वो खत्म कर देते हैं। आप चाहो तो पहले जो 3 टेबल है ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट 3 सेपरेट पेज पे बना दो, और चौथे पेज के ऊपर आप ये एडजस्टमेंट के वर्किंग लिखना। और अगर ऐसा है तो पहले एडजस्टमेंट के वर्किंग लिख दो, और उसके बाद के 3 पेज पे आप ये 3 टेबल बनाओगे। तो देखो सबसे पहला ही एडजस्टमेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है, जिसमें कि क्या कहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1,65,000, 1,65,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% मोर। इसमें से 50% गुड्स की वैल्यू 10% बढ़ गई है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स, रिमेनिंग गुड्स मतलब बाकी के 50%, उसकी वैल्यू 10% लेस हो गई है। तो यहां पे आपको दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैंने कही थी वो याद होनी चाहिए, जिसमें मैंने क्या कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कंसीडर करनी है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, दो में से जो भी कम हो वो वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहां पे अब जरा आप लोग ध्यान से देखना,
क्लोजिंग स्टॉक, मैं पूरा वर्किंग करके दिखा रहा हूं। वैल्यू हमें दी है 1,65,000, उसमें से बोला है कि 50% गुड्स जो है उसकी वैल्यू 10% राइज हो गई है, तो यहां पे 50% और रिमेनिंग गुड्स मतलब बाकी के 50%। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है। तो देखो 1 लाख, कैलकुलेटर पे देखना, यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा 1,65,000 इंटू 50%, तो वैल्यू क्या हो गई 82,500, 50% मतलब ये बुक वैल्यू है जो हमें एग्जाम्पल में दी हुई है। अब उसकी मार्केट वैल्यू के लिए क्या हुआ है, तो पहले जो 50% है उसकी मार्केट वैल्यू 10% इंक्रीज हो गई है, तो यहां पे हम प्लस 10% करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, देखो 82,500 प्लस, प्लस का बटन दबा रहा हूं, प्लस 10%, तो कितनी हो गई 90,750। ये हो गई हमारी मार्केट वैल्यू। जो 50% गुड्स है उसकी बुक वैल्यू है 82,500 और उसकी मार्केट वैल्यू हो रही है 90,750, जबकि यहाँ पे बाकी के जो गुड्स है उसकी वैल्यू क्या हो गई है 10% डिक्रीज हुई है। तो कैलकुलेटर पे देखो 82,500 जो कि हमने 50% बुक वैल्यू लिखी है वो, उसके 10% डिक्रीज हो रहे हैं, तो -10%, तो यहां पे वैल्यू क्या हो रही है 74,250। अब आप लोग जरा ध्यान से यहां पे देखना, हमें यहां पे रूल अप्लाई करना है। रूल क्या कहता है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस उसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पे जो पहला पार्ट है ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट है, उसमें बुक वैल्यू है 82,500, मार्केट वैल्यू है 90,750, ये दोनों में से कम कौन सा है 82,500, तो इसको हम लोग लेंगे। और यहां पे ये सेकंड पार्ट में बुक वैल्यू है 82,500, मार्केट वैल्यू है 74,250, दोनों में से कम कौन सा है, क्योंकि रूल है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो यहां पे दोनों में से कम ये है, तो ये और ये वैल्यू हमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए कंसीडर करनी है। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक 82,500 प्लस 74,250, तो दोनों का टोटल कर देते हैं 74,250 प्लस 82,500, मतलब 1,56,750। ये वैल्यू से हमें क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट की इफेक्ट डालनी है। अब क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट की इफेक्ट दो होती है, कौन सी होती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे। ये 1,56,750 का हमें पोस्टिंग करना है। अब यहां पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि यहां पे ये 90,750 का जो वर्किंग आया ना, मतलब इंक्रीज हुए है, वो नहीं भी करते तो भी चलता, क्योंकि इंक्रीज वैसे भी कंसीडर नहीं होता। तो यहां पे अब जब भी आपको एग्जाम्पल में ऐसा आता है कि 10%, 20%, 50% या कुछ भी इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज करने की वर्किंग करना ही मत, उसकी बुक वैल्यू को ही ले लेना। और अगर आपको ऐसा बोला है कि डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज वैल्यू कंसीडर होती है, जैसे यहां पे डिक्रीज हुआ था तो देखो डिक्रीज वाली वैल्यू ही कंसीडर हुई। तो जहां पर भी डिक्रीज का आपको सेंटेंस दिया हो तो वहां पे आपको कैलकुलेशन कंपलसरी करना ही पड़ेगा, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो में इस पार्ट को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करके देखोगे और अपनी नोटबुक में लिखोगे, तो ही ये क्लोजिंग स्टॉक वाला वर्किंग आपको समझ में आएगा। कम से कम 3 से 4 बार आप लोगों को देखना है। क्लियर? तो अगर ये पहला एडजस्टमेंट हो गया है तो उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अब यहां से थोड़ा सिंपल है। और एक चीज ध्यान रखना, एडजस्टमेंट जिस चीज को इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस में, उसको हम लोग अंडरलाइन भी करेंगे।
तो यहाँ पे देखो पहला जो एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक, वो तो ट्रायल बैलेंस की किसी भी चीज के साथ कनेक्टेड था ही नहीं, इसलिए कुछ हमने टिक मार्किंग नहीं किया। बट अब ये सेकंड नंबर से ऐसे एडजस्टमेंट आने वाले हैं जहां पे आपको ट्रायल बैलेंस की चीजों को इफेक्ट होने वाली है, तो ध्यान से देखना। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, अब अनरिकॉर्डेड परचेज है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज में प्लस करना पड़ेगा। अब परचेज कहां पे आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज में प्लस, तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड प्लस परचेज। और मैंने कहा था कि परचेज को क्रेडिटर्स के साथ रिलेशन है, सेल्स को डेटर के साथ रिलेशन है, बट परचेज को क्रेडिटर्स के साथ रिलेशन है। तो अगर परचेज बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, परचेज कम होगा तो क्रेडिटर्स भी कम होंगे। अब यहां पे अनरिकॉर्डेड परचेज है तो परचेज में प्लस होगा तो फिर हमारे क्रेडिटर्स में भी प्लस होगा। और क्रेडिटर्स कहां पे आते हैं, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे प्लस इन क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर एक परचेज और एक क्रेडिटर्स दोनों को इफेक्ट हो रही है। तो यहां पे देखो ये रहे क्रेडिटर्स, मैं क्रेडिटर्स को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन करोगे। ये हाईलाइट किया इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रहा है, मतलब कि अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखनी होगी, ये ध्यान रखना। और परचेस, तो ये रहा परचेस, परचेस की अमाउंट है 9 लाख, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग नीचे अंडरलाइन करोगे ताकि पता चले कि जहां जहां अंडरलाइन आई है वहां वहां पे एडजस्टमेंट है, अमाउंट हमें इनर कॉलम में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न है। देखो परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न मतलब परचेस में से माइनस होगा, तो ये 7500 की एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस फ्रॉम परचेज होगा। और परचेस डिक्रीज होगा तो साथ में क्रेडिटर्स भी डिक्रीज होंगे। अभी मैंने कहा कि परचेस इंक्रीज होगा तो क्रेडिटर्स इंक्रीज, परचेस डिक्रीज हुआ तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स भी डिक्रीज होंगे। तो देखो यहाँ पे परचेस और क्रेडिटर्स को एक एक और एडजस्टमेंट आ गई जिसकी इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, नीचे दो पतली पतली लाइन बना दोगे ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे दो एडजस्टमेंट आ रहा है। मैं यहाँ पे साइड में डबल लाइन कर रहा हूं, तीन एडजस्टमेंट आते हो तो तीन लाइन करेंगे ताकि आपको पता चले जितने एडजस्टमेंट होंगे उतनी आपको लाइन ड्रॉप करनी होगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, 75,000 का क्रेडिट सेल्स है जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड प्लस इन सेल्स। और सेल्स का रिलेशन होता है डेटर्स के साथ, मतलब सेल्स इंक्रीज होगा तो डेटर्स भी इंक्रीज होंगे, सेल्स डिक्रीज होगा तो डेटर्स भी डिक्रीज होंगे। यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुआ है तो डेटर्स जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे प्लस इन डेटर्स। और उसके साथ साथ नीचे वाला एडजस्टमेंट भी उसी के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों का वर्किंग हम लिख देते हैं फिर टिक मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, जैसे परचेस रिटर्न हमने किया वैसा ही ये है सेल्स रिटर्न, तो 22,500 सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा, तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे माइनस फ्रॉम सेल्स, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे सेल्स को कनेक्शन है डेटर्स के साथ, तो सेल्स डिक्रीज तो डेटर्स में से भी माइनस, क्योंकि डेटर्स भी डिक्रीज होंगे। तो ये एडजस्टमेंट में सेल्स और डेटर दोनों को इफेक्ट हुई, तो यहां पे हम लोग सेल्स और डेटर, देखो ये रहे डेटर्स, उसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग अंडरलाइन करोगे, और ये सेल्स, और ये परचेस रिटर्न तो है ही जो कि परचेस में से माइनस होता है, तो आप उसको टिक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इफेक्ट तो वैसे भी परचेस में से ही माइनस होती है। और याद रखना ये सेल्स में भी दो दो एडजस्टमेंट आए हैं और ये डेटर्स में से भी,
तो आप नीचे 2 अंडरलाइन करोगे, मैंने यहाँ पे साइड पे 2 लाइन कर दी है ताकि पता चले कि यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट की इफेक्ट हो रही है। क्लियर? यहां तक का वर्किंग आप लोगों को नोट में अच्छे से लिखना है। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला एडजस्टमेंट है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में यहाँ पे एक्सपेंस का नाम है वेजेस, और ये वेजेस जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे आता है वो आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसकी एक इफेक्ट 15,000 रुपए से ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जो वेजेस दिए हैं उसमें प्लस करेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे करना बाकी है, हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सेपरेटली लिखा जाता है। तो यहां पे देखो वेजेस के अंदर प्लस करना है, तो ट्रायल बैलेंस में देखो वेजेस कहीं पे दिए हुए हैं, यस ये रहे, तो वेजेस के नीचे हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, आपको ये वेजेस के नीचे अंडरलाइन करनी होगी ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रहा है। क्लियर? चलिए उसके बाद 7th नंबर का एडजस्टमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सब लोग इसे इंपॉर्टेंट का टिक मार्क जरूर करोगे। इस टाइप का एडजस्टमेंट आपको आने के चांसेस ज्यादा है। अगर एग्जाम्पल थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लेवल का सेट करना है तो इस टाइप के एडजस्टमेंट को जरूर कवर करेंगे। जिसमें क्या कहा है, गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड होल अमाउंट, होल मतलब फुल क्लेम, मतलब 15,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया और पूरा 15,000 इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। तो वैसे ये थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि इसमें 3 पॉसिबिलिटी होती थी कि इंश्योरेंस लिया ही ना हो तो पूरी अमाउंट लॉस, पूरा इंश्योरेंस लिया है तो पूरी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देगी तो कोई लॉस नहीं, और तीसरी कैटेगरी थी कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ पार्ट एक्सेप्ट करती है और बाकी का पार्ट हमें लॉस हो जाता है। ये भी मैं आपको एडजस्टमेंट वाला जो सेशन है उसमें समझा चुका हूं। अगर याद ना हो तो ऐप ओपन करके वो एडजस्टमेंट वाले चारों सेशन को अच्छे से देखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो 15,000 रुपए से एक गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स है, तो एक इफेक्ट कंफर्म है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेस में से माइनस होगा क्योंकि गुड्स जा रहा है, और यहाँ पे पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिख देंगे एज इंश्योरेंस कंपनी सेपरेटली 15,000। तो यहाँ पे देखो सिर्फ ट्रेडिंग में जो डेबिट साइड पे परचेस लिखते हैं उसको इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखो परचेस में ऑलरेडी हमने अंडरलाइन की हुई थी और यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट हो गए, देखो 2 तो पहले ही थे, अब ये तीसरा वाला भी आ गया, तो यहाँ पे हम तीसरी लाइन भी कर देते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं 8 नंबर का, गुड्स ऑफ 7,500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए लिए, तो अगेन बिजनेस में से तो गुड्स गए, पर्सनल यूज के लिए लिए पर गुड्स तो गए, गुड्स गए तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस फ्रॉम परचेस। देखो परचेस में कितने सारे एडजस्टमेंट आ गए, ये चौथा एडजस्टमेंट हुआ, तो आपको 5 लाइन तो कम से कम परचेस के नीचे ड्रॉप करने की आने वाली है। और दूसरा ये पर्सनल यूज के लिए लिया है, पर्सनल यूज के लिए लिया मतलब ये तो हो गया भाई ड्राइंग, तो ड्राइंग है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में से माइनस होता है। तो यहां पे आपको एक तो परचेस का एडजस्टमेंट बढ़ गया तो एक और लाइन यहाँ पे परचेस के लिए कर देंगे, मतलब 4 एडजस्टमेंट यहाँ पे हुए, और उसके साथ साथ ये कैपिटल और ड्राइंग वाला जो पार्ट है उसमें भी, क्योंकि ये अमाउंट जो है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना ये ड्राइंग हो गया तो ये कैपिटल में से माइनस होने वाला है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनल एडजस्टमेंट, आखिरी एडजस्टमेंट है ये, लेबर चार्ज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 7,500 रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्जेस। देखो एक्चुअली में ये मशीनरी के इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस थे जिसको गलती से लेबर चार्ज में यहां पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहां पे
डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि जब कोई असेट परचेस करते हैं तो उसके पीछे जो भी एक्सपेंस होते हैं वो असेट की प्राइस में ऐड होने चाहिए। तो यहाँ पे 7,500 का इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो मशीन की अमाउंट में ऐड होना चाहिए, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे। और गलती से यहाँ पे लेबर चार्जेस में लिख दिए हैं जो कि नहीं लिखने थे, तो इसकी दो इफेक्ट 7,500 की, एक तो होगी बैलेंस शीट में असेट साइड पे मशीन में प्लस कर देना है, क्योंकि एक्चुअली में मशीन का लेबर चार्ज है तो मशीन की प्राइस में ऐड होगा। और दूसरा, उसको गलती से लेबर चार्ज में लिख दिया था, तो वो गलती से लिख दिया है तो उसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रायल बैलेंस में तो आपको कहीं पे भी लेबर चार्जेस दिए नहीं है। अगर दिए होते लेबर चार्जेस या डायरेक्ट एक्सपेंस तो उसमें से माइनस कर देते। यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लोग वेजेस जो है उसी को यहाँ पे लेबर चार्जेस कंसीडर करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे। तो दूसरी इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस फ्रॉम वेजेस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस दिए होते या लेबर चार्जेस दिए होते तो उसी में से हम लोग इसे माइनस करते। तो एक ये 9th नंबर के एडजस्टमेंट को आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क करोगे। और यहाँ पे मशीनरी उसको हाईलाइट करना है क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट आ गया, तो ये मशीन क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है। और वेजेस में ऑलरेडी एडजस्टमेंट आ गया था, पर एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम लोग दो लाइन कर देते हैं। आप लोग नीचे दो बार लाइन करोगे, मतलब कि यहाँ पे वेजेस में दो एडजस्टमेंट आ रहे हैं ताकि आप उसके हिसाब से नीचे जगह ड्रॉप कर सको। और यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट के भी वर्किंग खत्म हो गए। देखो सारे एडजस्टमेंट के वर्किंग मैंने आपको अच्छे से लिख के वर्किंग नोट्स के साथ बताया ताकि आपको आराम से सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। अब मेन चीज हमारी हो गई, वो क्या, ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन भी हो गया और सारे के सारे एडजस्टमेंट के वर्किंग भी हो गए। तो अब हमारा मेन काम क्या होगा, आप लोग आपकी नोटबुक लोगे और नोटबुक के अंदर आपको जो पेज पे ये एग्जांपल सॉल्व करना है तो वो पेज को मैं जैसे आपको पहले एग्जांपल में भी बता चुका हूं कि पेज को आप लोग सेंटर से फोल्ड करोगे मार्जिन के साथ ताकि आपको सेंटर क्रीज लाइन मिल जाए। और ऊपर टाइटल लिखोगे जैसा मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। और तीन टेबल आपको इस तरह से बनाने हैं। पहले पे बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पंकज फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2015। देन सेकंड पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पंकज फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2015। एंड आखिरी पेज के ऊपर बैलेंस शीट ऑफ पंकज एज ऑन, देखो ये एज ऑन या तो एज एट 31st March 2015। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कैपिटल लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, राइट साइड पे असेट्स एंड अमाउंट रुपीज। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को पॉज करके ये तीनों टेबल को अच्छे से देख के अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर दोगे पहले तो अगर आप लोगों ने ये सारे टेबल ड्रॉ कर दिए हो तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस में जहां पे ये सारी चीजें लिखी है उसको देख के हम लोग कॉपी करते जाएंगे और जहां पे भी एडजस्टमेंट है वहां पे लाइन ड्रॉप करेंगे इनर कॉलम में अमाउंट लिख के। जैसे कि पहला है कैपिटल एंड ड्राइंग, तो कैपिटल है 6 लाख एंड ड्राइंग है 18,000 जो कि बैलेंस शीट में लिख रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन करोगे और ये बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अब सबसे पहले लिखोगे कैपिटल और अमाउंट को रखना है इनर कॉलम में 6 लाख। उसके नीचे दो लाइन ड्रॉप करोगे क्योंकि नेट प्रॉफिट ऐसा कुछ आया तो लिखने के लिए जगह चाहिए। उसमें से यहाँ पे हम माइनस करेंगे ड्राइंग और ड्राइंग की अमाउंट हमें दी है यहाँ पे 18,000 जिसको हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट है परचेज एंड सेल्स। तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे है। दोनों पे एडजस्टमेंट है पर परचेज के ऊपर एडजस्टमेंट ज्यादा है, तो परचेज में आपको ज्यादा अमाउंट लाइन ड्रॉप करनी है। तो पहली लाइन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे मैं ड्रॉप करूंगा क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज और अमाउंट इनर कॉलम में 9 लाख। उसके साथ है सेल्फ, सेल्फ जो कि आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। जस्ट अ मिनट,
तो देखो यहाँ पे सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे जिसकी अमाउंट है 15 लाख, उसको भी इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट आ रहे हैं। उसके बाद आप लोग पैम्पलेट में देखो नेक्स्ट है हमारा परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न हमने लिखा है वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस, तो यहां से हम लोग माइनस करेंगे रिटर्न, और परचेस रिटर्न की अमाउंट है 30,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया है हमें सेल्स रिटर्न। तो ये सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में से माइनस होगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे माइनस रिटर्न, और वो अमाउंट है 60,000। जो हमने बाइफरकेशन में लिखा है वही चीजें हम लोग कॉपी करके लिख रहे हैं। उसके बाद है स्टॉक जो कि ओपनिंग स्टॉक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे यहां पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू है 90,000। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, पर यहाँ पे परचेस के बाद इमीडिएट मत लिखना क्योंकि 4 एडजस्टमेंट आ रहे हैं, तो कम से कम 4-5 लाइन हमें ड्रॉप करनी होगी, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैरेज इनवर्ड जिसकी अमाउंट हमें दी है 15,000 रुपीज। उसके बाद है सैलरी। तो सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगी, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगी। तो यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट में पहले ऊपर एक लाइन ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी, और सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आया है, देख लो सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट होगा तो आपने टिक मार्क किया होगा। यहाँ पे वेजिस के ऊपर था, सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देखो कुछ टिक मार्क नहीं किया है, तो अमाउंट सीधी आउटर कॉलम में 1,80,000 लिख देंगे। देखो यहाँ पे मैंने आउटर कॉलम में लिखा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट होगा तो उसे इनर कॉलम में लिखेंगे। जैसे कि उसके बाद है वेजेस, तो वेजेस पे देखो 2 एडजस्टमेंट आए, हमने 2 टिक मार्किंग की है, तो उसकी अमाउंट हम लोग रखेंगे इनर कॉलम में 60,000। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, तो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, और उसकी अमाउंट है 15,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो वो भी पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि इनकम है 6,000 रुपए। देन कमीशन रिसीव्ड, ये भी इनकम साइड पे आएगा, अमाउंट है 3,000। देन 10% बैंक लोन, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी हमने लिखा है वहां पे लायबिलिटी, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे आपने जहां पे ड्राइंग लिखा है उसके नीचे 2-3 लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखोगे बैंक लोन जिसकी अमाउंट है 3 लाख रुपीज, इसको हम लोग सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। देन बिल्स पेबल, वो भी लायबिलिटी साइड पे हमने लिखा है, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे 22,500। उसके बाद डेटर्स बैलेंस शीट में असेट साइड पे और डेटर्स के नीचे एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे इनर कॉलम में रखेंगे डेटर्स 1,35,000। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, 2 लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखेंगे क्योंकि डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट यहाँ पे दी है 45,000, तो वो लिख देंगे। उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर उस पे एडजस्टमेंट आ रहे हैं, टिक मार्क किया है हमने, तो उसकी अमाउंट को हम लोग रखेंगे इनर कॉलम में 1,02,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर ही, बट ये क्रेडिटर्स के नीचे कम से कम 2 लाइन ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि वहां पे 2 एडजस्टमेंट है, तो ये 2 लाइन ड्रॉप करने के बाद हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट जिसकी की अमाउंट हमें दी है 1,500 रुपीज। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो कि पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जिसकी अमाउंट है 75,000। देखो यहां पर से लिख रहे हैं हम लोग, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 75,000। उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 9,000 है, पी एंड एल डेबिट, तो यहाँ पे हम पी एंड एल में डेबिट साइड पे लिखेंगे स्टेशनरी
एंड प्रिंटिंग, जिसकी की अमाउंट यहां पे हमें दी हुई है 9000। उसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी, जो कि असेट है, तो वहां पे हमने लिखा है बैलेंस शीट असेट। देखो ये रहा, ये तीनों चीज है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब की सब हमने लिखा है ए मतलब असेट साइड पे। और जिसमें मशीनरी में एडजस्टमेंट भी है, तो मशीनरी की अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे, बाकी सबकी अमाउंट आउटर कॉलम में। तो पहले मशीन 1,35,000 इनर कॉलम में। उसके बाद है बिल्डिंग, वो सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 4,50,000। और उसके बाद है फर्नीचर, उसकी अमाउंट है 90,000। तो ये तीनों लिख दिया। उसके बाद है रेंट, रेंट जो कि पी एंड एल में डेबिट साइड पे है, तो यहां पे पी एंड एल में डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे रेंट, जिसकी अमाउंट है 18,000 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर, तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर, जिसकी की अमाउंट है 1,50,000। एंड बैंक लोन इंटरेस्ट, बैंक लोन इंटरेस्ट ही हमारे लिए एक्सपेंस है, तो देखो पी एंड एल डेबिट लिखा है वहां पे हमने, तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक लोन इंटरेस्ट, जिसकी की अमाउंट है 30,000। ये क्लियर हुआ दोस्तों? यहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस का सारा बाइफर्केशन रिकॉर्ड हो गया है। अब हमें जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं, ये सारे एडजस्टमेंट्स, इसके वर्किंग नोट्स हमें फाइनल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने हैं, तो जरा ध्यान से देखना। तो चलो अब हम लोग हर एक एडजस्टमेंट का पोस्टिंग करेंगे, और मैं यहाँ पे अलग कलर की पेन से लिखूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में। जिसमें सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। देखो हमने पूरी अमाउंट ढूंढ ली है वर्किंग नोट करके। अमाउंट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग में आ रही है 1,56,750, और इसकी ये दो इफेक्ट क्या होगी ये भी हमने लिख दिया है। तो चलो ये दो इफेक्ट लिखनी है, ट्रेडिंग में क्रेडिट और बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे अमाउंट देख लो 1,56,750। क्लोजिंग स्टॉक मैं यहाँ पे अलग कलर की पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये सब एडजस्टमेंट है। और उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे 1,56,750। डन। ये पहले एडजस्टमेंट की दो पोस्टिंग हो गई, बस इसी तरह से सारे एडजस्टमेंट लिखने हैं। दूसरा है 60,000, ट्रेडिंग में प्लस करना है परचेज के अंदर, और क्रेडिटर्स में भी प्लस करना है 60,000। तो यहाँ पे प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 60,000 प्लस। और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स में प्लस, तो प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज अमाउंट है 60,000। उसके बाद जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो परचेज रिटर्न का है 7,500। तो एक परचेज में से माइनस करना है अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 7,500। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट का मतलब माइनस किया, ट्रेडिंग डेबिट माइनस, और दूसरा क्रेडिटर्स में से भी माइनस होने हैं। तो यहां पे क्रेडिटर्स में से ये 60,000 की दूसरी एक इफेक्ट रह गई है वो, और ये दोनों लिख देते हैं। एक क्रेडिटर्स में प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 60,000 एंड अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 7,500। तो यहां पे देखो परचेज के एडजस्टमेंट आगे आने वाले हैं, क्रेडिटर्स के रिलेटेड सारी चीजें खत्म हुई। तो यहाँ पे इतनी अमाउंट का कैलकुलेशन करके हम लोग अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देते हैं। यहाँ पे क्रेडिटर्स देखो 1,02,000 के ओरिजिनल थे, प्लस 60,000 का अनरिकॉर्डेड परचेज, माइनस 7,500। तो यहाँ पे 1,54,500 की अमाउंट आउटर कॉलम में लिखी जाएगी। 1,54,500
500। परचेस माइनस परचेस रिटर्न कर दिया, उसके बाद जो क्रेडिटर की फाइनल अमाउंट बची वो, तो यहाँ पे देखो हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड 3 खत्म किया, उसके बाद है फोर्थ अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 75,000, तो यहाँ पे प्लस होगा अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस 75,000, और उसकी दूसरी इफेक्ट डेटर में प्लस होगा, तो यहाँ पे डेटर में देखो प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 75,000। देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है, ये रहा। और उसके बाद है सेल्स रिटर्न 22,500 जो कि माइनस करने हैं, तो यहाँ पे देखो एक परचेस सेल्स में से माइनस अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न जिसकी अमाउंट है 22,500, और डेटर्स में से भी यहां पे पहले वाले प्लस करेंगे, और ये जो सेल्स रिटर्न आया 22,500 उसकी दूसरी इफेक्ट यहां पे डेटर्स में से माइनस करेंगे 22,500। तो अब यहां पे डेटर्स के रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो इतनी अमाउंट का कैलकुलेशन करके आउटर कॉलम में अमाउंट देख लेंगे। तो यहां पे देखो 1,35,000 प्लस 75,000 माइनस 22,500, तो 1,87,500 ये आउटर कॉलम में जाएंगे, 1,87,500। और यहां पे सेल्स के रिलेटेड भी एडजस्टमेंट खत्म हो गए, तो ये जो अमाउंट है उसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे देखो पहले 15 लाख माइनस सेल्स रिटर्न के 60,000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स के 75,000 माइनस 22,500, तो नेट अमाउंट 14,92,500 होगी। तो यहां पे हम लिख देंगे 14,92,500, तो ये अमाउंट भी हमारी आउटर कॉलम में आ गई। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन को पहले अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। ये सेल्स रिटर्न वाले एडजस्टमेंट लिख दिए। उसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला एडजस्टमेंट है 15,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे वेजेस में प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000। अभी अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं लिख देंगे 60 प्लस 15 करके 75, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट है। देखो हमने वेजेस के नीचे 2 अंडरलाइन की हुई थी, तो एक एडजस्टमेंट बाकी है। ये 15,000 की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट था कि गुड्स 15,000 का डिस्ट्रॉयड हो गया, जिसके सामने इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 15,000 का, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस गुड्स बर्न 15,000, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि वो हमें पैसा देने वाली है ये 15,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो ये 7th वाला हो गया, 8 वाला 7,500 का गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, और ये आखिरी एडजस्टमेंट है जो कि परचेस को इफेक्ट हो रहा है। तो पहले ये 7,500 को माइनस करेंगे परचेस में से गुड्स विड्रॉन, जिसकी अमाउंट है 7,500। अब देखो यहाँ पे परचेस रिलेटेड सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई है, तो इन सभी चीजों का कैलकुलेशन करके अमाउंट को आउटर कॉलम में ले जाना होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे देखो, आप लोग बाद में आपके कैलकुलेटर पे भी यही सेम प्रैक्टिस करोगे। 9 लाख परचेस के माइनस परचेस रिटर्न के 30,000 प्लस 60,000, कैलकुलेटर के यूज में गलती ना हो ये ध्यान रखना है, माइनस 7,500 माइनस 15,000 माइनस 7,500, तो परचेस के आउटर कॉलम में नेट अमाउंट जाएगी 9 लाख रुपीज। देखो जहां से शुरुआत की थी ना वहां पर ही आ गए, देखो पहले 9 लाख ही थे, ये सब इफेक्ट के बाद 9 लाख ही हुए, बच गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अमाउंट आएगी वो हमें लिखनी है। और
यहां पे दूसरी इफेक्ट इसकी ड्राइंग है, पर्सनल यूज के लिए लिया है, मतलब एडिशनल ड्राइंग, जो कि कैपिटल में से माइनस होता है, मतलब यहां पर -7,500। एंड आखिरी लेबर चार्जेस 7,500 मशीन के थे, तो मशीन में ऐड करेंगे प्लस लेबर चार्ज 7,500 के। तो ये दोनों अमाउंट, मशीन का एक ही एडजस्टमेंट था तो वो करके आउटर कॉलम में लिख देंगे अमाउंट। देखो 1,35,000 थे प्लस 7,500, तो 1,42,500। और इसकी दूसरी इफेक्ट, ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे वेजेस में से माइनस, हमने बोला था अगर लेबर चार्जेस होते तो उसमें से करते, माइनस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, जो कि अमाउंट है 7,500। तो यहां पर ये तीन अमाउंट का भी हम आउटर कॉलम में ले आएंगे। देखो अगर आप एक भी अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना भूल गए या कैलकुलेशन में एक आध जीरो ज्यादा कम हो गया तो भी ये एग्जांपल पूरा गया, समझ लो। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन डेवलप करना होगा इस एग्जांपल्स के लिए। 60,000 प्लस 15,000 माइनस 7,500। तो देखो आउटर कॉलम में 67,500 ये अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी। और यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट, देखो ये आखिरी था, इसकी इफेक्ट खत्म हुई, सारे के सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो गए। तो आप लोगों को ये वीडियो को पॉज करके पहले ये सारे के एडजस्टमेंट अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर देने हैं। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई हो, उसके बाद हम टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे, और वो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें करना है। अब मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की पेन से टोटलिंग बैलेंसिंग करूंगा ताकि आपको इजीली डिफरेंस पता चले। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड की टोटल की अमाउंट ज्यादा दिखेगी क्योंकि 14,92,500 सेल्स के हैं। तो 14,92,500 प्लस 1,56,750, तो टोटल हो गया 16,49,250। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 16,49,250। जब टोटल करते हो तो नीचे डबल लाइन, देखो ये नीचे डबल लाइन और ऊपर सिंगल लाइन, और यही सेम टोटल डेबिट साइड पर भी लिखेंगे 16,49,250। उसमें से ये डेबिट साइड की सारी अमाउंट माइनस करेंगे, माइनस 90,000 माइनस 9 लाख माइनस 15,000 एंड माइनस 67,500। तो 5,76,750। याद रखना इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ है। तो 5,76,750, और इसको हम लोग नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट को पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 5,76,750। और अब हम क्या करेंगे, तो अब फिर से टोटलिंग बैलेंसिंग, पर यहां पे देखो आपको क्रेडिट साइड की अमाउंट का ही टोटल ज्यादा दिखेगा क्योंकि 5,76,000 एक बड़ी अमाउंट आ गई है। तो यहां पे पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल 5,76,750 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000। तो देखो क्रेडिट साइड का टोटल बना 6,07,50, 6,007,50। और वो सेम टोटल को हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड पर भी लिख देंगे 6,07,50। उसमें से डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करेंगे, माइनस 1,80,000 माइनस 75,000 माइनस 9,000 माइनस 18,000 एंड माइनस 30,000। तो देखो यहां पे क्या आया, 2,88,750।
तो देखो यहाँ पे 2,88,750 दिखे, पर एक चीज हम लोग भूल गए, आपको समझाने के साथ लिखने में मैं ऑफिस एक्सपेंस को लिखना भूल गया हूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑफिस एक्सपेंस। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। देखो मैं ऑफिस एक्सपेंस कहां पे वो दिखा देता हूं, ये रहे ऑफिस एक्सपेंस, ये 1,20,000 P&L डेबिट लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये ऑफिस एक्सपेंस, जो कि लिखना रह गया था 1,20,000। तो इस अमाउंट को भी हमें माइनस करना होगा, माइनस 1,20,000। तो हमारा प्रॉफिट फाइनल अमाउंट बचेगा 1,68,750। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,68,750। तो इसे हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट। ये आपको ध्यान रखना है, कोई एक आध अमाउंट भी लिखना रह गया या जीरो ज्यादा कम हो गया, एग्जाम्पल में मार्क्स चले जाएंगे। और ये नेट प्रॉफिट की अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में प्लस की जाती है। तो ये 1,68,750 यहां पे प्लस नेट प्रॉफिट 1,68,750 ये प्लस हुए हैं। तो अब दोस्तों हमें ये इतनी अमाउंट का कैपिटल के रिलेटेड जो है कैलकुलेशन करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देनी है। तो कितनी हो रही है वो चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 1,68,750 प्लस कैपिटल के 6 लाख माइनस ड्राइंग के 18,000 एंड माइनस गुड्स विड्रॉन के 7,500। तो अमाउंट हो गई 7,43,250। तो यहां पे हम लिखेंगे अमाउंट 7,43,250। और अब हम लोग बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे। तो लायबिलिटी साइड पे देखो ये 7,43,250 तो थे ही, उसके अंदर बाकी की लायबिलिटी की अमाउंट 3 लाख प्लस 22,500 प्लस 1,54,500 प्लस 1,500 एंड प्लस 15,000। तो यहाँ पे टोटल क्या बना दोस्तों 12,36,750। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये लायबिलिटी साइड का टोटल 12,36,750। और अब चेक करते हैं कि क्या असेट साइड पर भी इतना टोटल बन रहा है। तो असेट साइड पे देखो 1,87,500 प्लस 45,000 प्लस 1,42,500 प्लस 4,50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस यहां पे क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट की एक इफेक्ट हमारी लिखनी रह गई है। तो यहां पे हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट होती है ना, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट जो कि हमने लिखा है ये, और दूसरी बैलेंस शीट में असेट साइड पे 1,56,750। तो यहाँ पे 1,56,750। तो इस अमाउंट को भी यहाँ पे हम टोटल में ऐड कर देंगे 10,80,000 प्लस 1,56,750। तो देखो दोस्तों टोटल एग्जैक्टली कितना बना 12,36,750। जितना लायबिलिटी साइड का था उतना ही टोटल हमारा असेट साइड का भी बन गया। तो नीचे यहां पर भी आप डबल लाइन कर दोगे और यहाँ पे हमारा पूरा एग्जाम्पल अच्छे से सेट हो गया, मतलब आपके फुल मार्क्स सिक्योर हो गए। तो आप लोग नोटबुक में आपका जो कुछ भी लिखना बाकी उसको लिखोगे, कम से कम 2 और बार इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे, ताकि आपके माइंड में ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए आप अपने सारे दोस्तों को भी रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। क्लियर?